नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो है। इस बार हम अभिनव प्रकाश का एक वीडियो लेके आए हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है। और उन्होंने ये बताया है कि इंडिया जो है अखंड भारत को किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, बन सकता है इंडिया अखंड भारत, और किस तरीके की इंडिया इकोनॉमी पहले काम करती थी, अब किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी अब काम करती है, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग किस तरीके से इंडिया को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, और इंडिया सुपर पावर क्यों नहीं बन सकता। तो ये काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। काफ़ी लंबा वीडियो है, तो मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम उसका पहला भाग देखेंगे, द थ्योरी ऑफ अखंड भारत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर हम कमेंट देंगे। देखिए वैभव, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देना आवश्यक है। अगर आप भारत को देखें एक देश के तौर पे या एक सब कॉन्टिनेंट के तौर पे, तो भारत इतिहास में कभी भी यूनाइटेड नहीं रहा है। बहुत कम एपिसोड्स रहे हैं जहाँ पे भारत को एक सिंगल स्टेट ने रूल किया है। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। मुगल थे, गुप्ताज भी केवल नॉर्थ इंडिया को रूल किए थे। उसके पहले मौर्यंस थे। मौर्य। सो भारत में ये जो भारत की जो वाइडर पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं, यानी सेंट्रलाइजेशन की फोर्स और फ्रेगमेंटेशन की फोर्स होती हैं, उसमें अधिकतर फ्रेगमेंटेशन की फोर्स बिखराव की, उसमें अधिकतर फ्रेगमेंटेशन की जो फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा भारी पड़ी हैं। तो ऐसा क्यों है ये बहुत क्लियर नहीं है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत एक सब कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे कई रिवर कोर्स हैं, जैसे गंगा का अपना अलग है, कावेरी का अलग है, ब्रह्मपुत्रा का अलग है, इंडस का अलग है। और ऐतिहासिक तौर पे जो राज्यों का निर्माण होता है, जो सभ्यता उभरती है, वो नदियों के किनारे ही उभरती है। सही बात है। भारत में कई रिवर कोर्स हैं, इसके कारण भारत में हमेशा एक पुश एंड पुल लगा रहता है कि यहाँ पे कौन सी स्टेट रूल करेगी, और इसमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, खासतौर पे आप अगर देखें 70-80 साल से, जब से भारत एक रिपब्लिक बना है, तो जो भारत रिपब्लिक बना तो सेंट्रलाइजेशन फोर्स बनी। पहली बार आपका ऐसा हो रहा है कि इतना पावरफुल स्टेट जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, इसको छोड़ के बाकियों पर राज कर रहा है। इतिहास में क्या होता था कि भारत में ऐसा कभी होता नहीं था। आपका अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट कभी शासन भी करता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया या अशोका हो गया, तो वो जो राज्य होते थे वो हमेशा लो एंड स्टेट होते थे। लो एंड स्टेट बोलते हैं कि जो यहाँ पे राजा सीधे तौर पे जमीन पे जो है लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, कि आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है या छोटी जगह पे क्या हो रहा है, जो केंद्र में हो रहा है इसको इन्फ्लुएंस करे। दूसरा, आपके पास सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी नहीं होती थी, कि आपके पूरे साम्राज्य पे वो रूल कर रही हो। आपके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, अगर होती थी तो बहुत लिमिटेड होती थी। और तीसरा होता था कि आपके पास एक टैक्स कलेक्शन की पावर बहुत कम होती थी। तो अधिकतर आप देखेंगे कि भारत की जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं, चाहे मौर्यंस हों चाहे गुप्ताज हों, उसमें हमेशा ट्रिब्यूट चलता था कि आपके जो सामंत हैं वो आपको ट्रिब्यूट देंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन की कैपेसिटी आपकी नहीं थी। आपके पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि आप गांव पे या निचले स्तर पे या साम्राज्य के किनारे के इलाकों पे आप इन्फ्लुएंस कर सकें। इसके विपरीत, जैसे कि आप चाइना का इतिहास देख लें, तो वहां पे हमेशा से हाई एंड स्टेट रही है कि एक सेंट्रलाइज डायनेस्टी रहेगी, वो 300-400 साल तक शासन करेगी, फिर वो कोलैप्स करेगी तो 100-150 साल का केओस रहेगा, फिर नई डायनेस्टी आ जाएगी। और जो डायनेस्टीज होती थी बहुत ही सेंट्रलाइज्ड होती थी। चाइना ने ब्यूरोक्रेसी का निर्माण किया, हम सब जानते हैं। सो वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे लोगों की लाइफ को। भारत में क्या हुआ कि आपके पहली बार अंग्रेजों ने जो है भारत को इतने बड़े पैमाने पे यूनाइट किया पॉलिटिकली। और अंग्रेजों के समय में पहली बार सेंसस आता है, उन्हीं के समय में पहली बार पूरा पैन इंडिया टैक्स कलेक्शन सिस्टम आता है, उन्हीं के समय में मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आती है। मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा कि आपके गांव में भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी हवलदार बैठा है, यहाँ पे पुलिस बैठी है जो कलकत्ता का ऑर्डर फॉलो कर रही है, दिल्ली तो बाद में आया। उसके अलावा उसी के अंदर आपके पास पहली बार एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम आता है। सो भारत का जो सेंट्रल सिस्टम आता है, कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसको यूज टू नहीं है। और ये चीज़ आज़ादी के बाद और ज़्यादा कंसोलिडेट हुई, क्योंकि भारतीय राज्य, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये भारत के 3-4 हज़ार साल के इतिहास में सबसे ताकतवर राज्य है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नीचे क्या हो रहा है। वो आप देखेंगे जब भी भारत में कुछ भी होता है, कोई भी चेंज होता है, कोई भी रिफॉर्म होता है, तो उसका एक बैकलैश आता है। बिकॉज क्योंकि भारत में जो फ्रेगमेंटेशन की फोर्सेस है वो नेचुरली बहुत स्ट्रांग है। सो अगर आप जो है, ये हमेशा होगा कि आज़ादी के बाद तमिलनाडु ने बोला कि हम भारत का हिस्सा क्यों रहे, हम तो कभी रहे नहीं, तो हम दिल्ली का आदेश क्यों माने। आपके बहुत जगह पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी 1947 से शुरू हुई,
शुरू अंग्रेजों के समय से हुई थी, लेकिन और ज़्यादा कंसोलिडेट हुई। उसके लिए हम सब बैकलैश आता है, वो या तो प्रोटेस्ट में आता है, या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में आता है, या अलगाववाद के रूप में आता है, या फिर जो आपके रीजनल जो लीड्स होते हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, वो हमेशा दोगली भाषा बोलती हैं कि हमारा ये काम करो, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे, नहीं तो हम भारत के राष्ट्रवाद में हम क्यों विश्वास करें। इसको भारत ने पहले इंडियन पॉलिटी ने सॉल्व करने की कोशिश की, सबसे पहले लोगों को कोऑप्ट करके। तो जो कांग्रेस राज था, कांग्रेस राज क्या था? कांग्रेस राज केवल एक इलीट्स का अलायंस था, जो आपके अर्बन इलीट्स हैं, जो नेहरूवन इलीट्स जिसको बोलते हैं, और जो गांव में या जो रीजनल इलाकों में जो जमींदार होते थे या जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती थी, उसके जो डोमिनेंट लोग होते थे, उनके साथ अलायंस था। जैसे आप रायबरेली और अमेठी में देखते हैं, गांधी परिवार वहां पे जीतता रहा है, लेकिन असली पावर वहां की पुराने रजवाड़ों के हाथ में रही। आज भी रायबरेली अमेठी का इलाका शायद भारत के सबसे ज्यादा सामंतवादी इलाकों में से है, क्योंकि एक डील थी, अनकही डील थी कि हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमको जिताते रहिए और इंडिया यूनाइटेड रहेगा। उसके बाद हमने इसको कोशिश की कोएलिशन पॉलिटिक्स से, ठीक है आप अकाली हैं, आप शिवसेना हैं, आप डीएमके हैं, आप रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन हम सत्ता में शेयर कर लेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये एजर्ट किया हो, नहीं दे शुड बी सिंगल नेशन। वो कहने को होता था, लेकिन आपको एक्चुअल में इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। इसी में मैं देखता हूँ हिंदुत्व का जो भार है भारत में, उसका अलग जेनेसिस है, लेकिन हिंदुत्व भारत में सेंट्रीपिटल फोर्सेस को या सेंट्रलाइजेशन की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है। इसको देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, और बीजेपी के उभार के बाद ये ताकतें और ज़्यादा उभर के सामने आई हैं। खासतौर पे मोदी की जो बीजेपी है, उसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस की यूनाइट करने वाली फोर्सेस बहुत ज़्यादा ताकतवर भारत में हो रही हैं। जैसे कि आप इस सरकार की नीतियों को देख लीजिए, एनपीआर, एनआरसी। अगर कोई आधुनिक राज्य है, उसको यही नहीं पता कि उसके नागरिक कौन है, उसको यही नहीं पता कि हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस हमारे पास नहीं है। जिससे हमने देखा कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था हमारा, तो सरकार ने इस पर विचार किया था कि हम अपने मजदूरों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दें, तो उसमें निकल के सामने आया कि हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं है कि हमारे लोग हैं कौन, कितने लोग किस शहर में रह रहे हैं। सो एनपीआर, एनआरसी जो है, चाहे आप जीएसटी देख लीजिए, वन नेशन वन टैक्स, चाहे आप इनकी जीएसटी की पॉलिसी हो गई, या आप इनकी बाकी टैक्स इवेजन पे जो क्रैकडाउन है उसको देख लीजिए, आप आधार सिस्टम को देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का जो अटेम्प्ट है सरकार को, उसको देख लीजिए। सो क्या हो क्या रहा है कि आप जो सेंट्रलाइजेशन की फोर्सेस है उसको एजर्ट कर रहे हैं, और आप भारत को पहली बार इतिहास में, इतिहास का मतलब 3-4 हजार साल के इतिहास से पहली बार आप कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को लो एंड स्टेट से हाई एंड स्टेट बनाया जाए, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शासन जो है, उसकी अथॉरिटी जो है हर जगह लागू हो, और उसको जो रीजनल एलिट्स हैं वो उसको अंडरमाइन नहीं कर पाए। और उसी के कारण आप देखिए हमेशा प्रोटेस्ट आता है। सही बात और है। ये मैं इसको देखता हूँ कि भारत की वाइडर पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखना भी आवश्यक है। हर प्रोटेस्ट के अपने अलग रीजंस होते हैं, उसके अपने इमीडिएट रीजंस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री भारत की यहाँ पे ये आ रही है। और अभी जिस तरीके से बीजेपी हर जगह पे जा रही है और हिंदुत्व के प्लैंक पे, तो ये जितने भी पुराने अरेंजमेंट थे उसको अनसेटल कर दिया है। आप देखिए पुराने इक्वेशंस होते थे कि अच्छा आप इस राज्य में हैं, आप इस कास्ट के हैं, आपकी कास्ट के बाद ही 20% है, 25% है, तो हमेशा आप ही शासन करेंगे। तो बीजेपी इसको डिसरप्ट कर रही है, उसके कारण रिएक्शन आ रहा है। आप इस प्रोटेस्ट में भी देख लीजिए, या बंगाल में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उसका एक रिएक्शन बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि जब भी सेंट्रलाइजेशन अपने आप रिजल्ट करेगा, फ्रेगमेंटेशन भी आपको रजिस्ट करेगा। और मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट का जो पूरा सिस्टम है, जो खासतौर पर पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि आपके जो एलाइज हैं वो भी आपसे बाहर निकल के जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो एलाइज हैं वो लोकल इलीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेशनल इलीट्स नहीं है। तो मैं उसको देखता हूँ कि आपके नेशनलाइजेशन की जो फोर्स है, नेशनल इंटीग्रेशन या सेंट्रलाइजेशन, मैं ये नहीं कहता कि जो एलाइज हैं वो इंटीग्रेशन के खिलाफ हैं, लेकिन उनका ये है कि भारत को एक लूज देश के तौर पर चलने दीजिए, आप चक्रवर्ती सम्राट बन के बैठे रहिए और हमको अपने अपने इलाकों में सामंतों की तरह राज करने दीजिए। मुझे लगता है ये मेन जो है कारण है जो प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा पिछले कुछ साल में जो है क्या कहते हैं पुश कर रहा है। तो अभिनव प्रकाश जी ने काफ़ी विस्तार से समझा दिया कि जो हम हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, मतलब क्वार्टरली हम ये देख रहे हैं कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के खिलाफ। वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हो रहा है कि सरकार जो है पूरे इंडिया में एक सेंट्रलाइज फोर्स की तरह काम करना चाहती है, लेकिन जो लोकल है या स्टेट्स में जो छत्रप जैसे हम बोलते हैं, क्षेत्रीय छत्रप जो बोलते हैं, वो ये नहीं चाहते। क्योंकि देखिए आप यूपी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और ये जो लोकल छत्रप थे,
तो बीजेपी ने आके इनका जो छत्रप राज है वो ख़त्म कर दिया था और एक तरफा आप कह सकते हैं इलेक्शन जीती थी यूपी स्टेट की। और यही हाल काफ़ी स्टेट्स में भी ऐसा ही हुआ है। तो यही चीज़ जो है क्षेत्रीय दलों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब उनकी सत्ता डगमगाने लगी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज ए सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर स्थिर सरकार चाहिए तो क्षेत्रीय दलों का कोई काम नहीं है। और बहुत से लोग इसमें डिसएग्री कर सकते हैं कि फेडरलिज्म होना चाहिए, क्षेत्र और स्टेट्स को अधिकार होना चाहिए। देखिए, स्टेट्स का अधिकार अलग बात है, लेकिन अगर हमें एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो सेंट्रलाइजेशन के फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि जो इंडिया जो रिपब्लिक है इतने बड़े क्षेत्रफल पे, मैं गिनती के 4-5 इंसिडेंट बता सकता हूँ जब इंडिया इतना बड़ा यूनाइट रहा है। पहला है मौर्यन एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर था वो। उसके बाद ब्रिटिश राज था, उसके तीसरे नंबर पे मुगल एम्पायर था, चौथे नंबर पे गुप्ता एम्पायर था, 5वें नंबर पर अभी प्रेजेंट में जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं। इसके बाद आपकी मराठा एम्पायर और भी हैं, लेकिन वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया से काफ़ी छोटे ही थे। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया जो है आप पास्ट में कितनी बार इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज रहा है, या इतनी बड़ी आप कह सकते हैं आकार में शासन हुआ है इंडिया के ऊपर। आप कह सकते हैं जो एकता की फोर्सेस हैं और जो विखंडता की फोर्सेस हैं, यानी आप कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन फोर्सेस और फ्रेगमेंटेशन फोर्सेस के बीच में की लड़ाई चल रही है ना। मेरा ये मानना भी है कि अखंड भारत का सपना जो है वो तभी पूरा हो सकता है कि इंडिया जब हाई एंड स्टेट बने, यानी कि जो सेंट्रल की जो पावर है वो स्ट्रांग हो। सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।